जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आपका तनुष्क बायोलॉजी में। और हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। और हम अभी तक क्या देख चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्या क्या सीख चुके हैं, उसकी तरफ एक नज़र डाल लेते हैं। हमने देखा था क्या सेल होता है, किसने डिस्कवर किया था सेल को, सेल थ्योरी, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा हमने, ऑस्मोसिस ऑफ डिफ्यूजन देखा हमने, और हमने देखा और हमने क्या देखा, और हमने ये सब चीज़ें देखी। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ट्रांसपोर्ट देखे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेल वॉल देखी, न्यूक्लियस देखा, साइटोप्लाज्म, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल, सेल ऑर्गेनेलीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस, लाइसोसोम, है ना। अब हम देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं आज राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम भी एक तरीके की सेल ऑर्गेनल हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे, फिर प्लास्टिड्स को देखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स को देखेंगे, फिर क्रोमोप्लास्ट, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड ही कि सारे टाइप ऑफ प्लास्टिड ही हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और फिर देखेंगे फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है। तो बहुत ही प्यारा सा दिन है आज। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को राइबोसोम से। अब बात आती है राइबोसोम क्या होते हैं। राइबोसोम्स डेंस स्फेरिकल ग्रेनुलर पार्टिकल्स होते हैं जो फ्रीली अकर होते हैं साइटोप्लाज्म में। ये हमको अटैच भी मिल सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और मैंने आपको बताया था कि पिछली क्लास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, इसके काम क्या होते हैं। उसके बाद ये दो तरीके की होती है और भी बहुत कुछ। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं राइबोसोम्स के बारे में। तो राइबोसोम्स कैसे होते हैं? डेंस स्फेरिकल ग्रेनुलर पार्टिकल्स, दीज अकर फ्रीली इन राइजो साइटोप्लाज्म, सॉरी। ठीक है। एंड दीज आर आल्सो फाउंड अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। फिर केमिकली दीज आर मेड अप ऑफ आरएनए। केमिकली किससे मिलके बने होते हैं? ये आरएनए से। आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। और किससे मिलके बने होते हैं? प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। इनके अराउंड ना कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है। दे आर प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये हमको दोनों सेल में देखने को मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी, यूकैरियोट्स में भी। जल्दी से बताओ प्रोकैरियोट सेल का एग्जांपल क्या है? मैं आपको बता चुका हूं, वो है बैक्टीरिया। ठीक है ना। अच्छा चलो, आप लोग मेरी राइटिंग से वाकिफ हो, मैं अवार्ड विनिंग राइटिंग लिखता हूँ, तो मुझे आज भी अवॉइड अवार्ड अच्छा, मेरी राइटिंग को अवॉइड करना और अवार्ड मुझे दे देना। ठीक है। देखो बैक्टीरिया, ठीक है ना। अच्छा, अब दीज आर नॉट फाउंड इन मैमेलियन आरबीसी। ये आरबीसी के अंदर बस देखने नहीं मिलते, बाकी हर सेल में देखने को मिलते हैं। अब तुम बोलोगे सर क्यों नहीं मिलते? तो बेसिकली देखो, आरबीसी का जो काम होता है ना, वो होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना हमारी बॉडी में। तो भगवान ने ये सोचा कि आरबीसी के अंदर जितनी ज़्यादा खाली हो सके उतनी जगह रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एक टाइम पर ट्रांसपोर्ट हो सके। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या रहता है? एब्सेंट रहता है आरबीसी में। साथ में न्यूक्लियस भी एब्सेंट रहता है मैच्योर आरबीसी में। ठीक है, मैच्योर आरबीसी में बात कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, राइबोसोम प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। बेसिकली मेन रोल क्या होता है राइबोसोम का? वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट प्ले करता है। ठीक है। होप आपको ये समझ में आया। बढ़ जाए आगे, मुझे लगता है आ गया होगा। अच्छा, अब बात आती है टाइप ऑफ राइबोसोम्स की। अब ना राइबोसोम्स क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं। ठीक है, दो तरीके के होते हैं मेनली। एक होता है 70S और एक होता है 80S। ठीक है। यहाँ पे जो एस वर्ड है ना, वो किसको बताता है? स्वेडबर्ग यूनिट को। किसको बताता है? स्वेडबर्ग यूनिट को। अच्छा, स्वेडबर्ग यूनिट मतलब स्वेडबर्ग साइंटिस्ट थे, या फिर हम इसको सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। क्या होता है? एक मशीन होती है लेबोरेटरी में, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन। क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रीफ्यूगल मशीन। ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर हम लोग क्या करते हैं? टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर सॉल्यूशन में सेल्स रहते हैं। अच्छा, तो ना हमें अब क्या करना है? तो ये क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन क्या करती है? इसको ऐसे गोल गोल घुमाती है। ये जो मशीन है ना, इसमें आपने टेस्ट ट्यूब देखो, दिखी हुई दिख रही होगी आपको रखी हुई। चलो मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये टेस्ट ट्यूब्स रखने की जगह दिख रही है ना आपको इस मशीन में? ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन दिख रही है आपको। अच्छा, तो ये टेक्स जहाँ पे ये जगह है टेस्ट ट्यूब रखने की, ये मार्क कर देता हूँ। ये जगह, ये जगह, इन सब जगह पे
क्या रख देंगे, टेस्ट ट्यूब रख देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जब इसे चालू करते हैं तो सर क्या होता है, गर्म करती है क्या ये चीज को? नहीं, गर्म नहीं करती या कुछ और करती है? नहीं, कुछ नहीं करती, ये करती घुमाती है, बेसिकली अंदर स्पिन कराती है इसको, ठीक है। ये ना ऐसे घूमता रहता है, ऐसे इस डायरेक्शन में ये लगातार गोल 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 घूमेगा ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे घूमेगा। अच्छा, कुछ लोग ना बोलते हैं कि सर आप हिंदी पढ़ाते हो, इंग्लिश में पढ़ाओ, या मतलब यार हिंदी या इंग्लिश मतलब किस में पढ़ा लूँ, इंग्लिश में पढ़ा लूँ, हिंदी में पढ़ा लूँ? तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ना हिंदी में ना एक कनेक्ट होता है, बेसिकली ना हम एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं और ज़्यादा समझ सकते हैं, बातों को ज़्यादा सीख सकते हैं। बट अब मैं बट आप बोलोगे सर आपको इंग्लिश आती नहीं है कि? नो, आई कैन स्पीक फ्लुएंटली, ओके, आई नो इंग्लिश, आई कैन राइट इट फ्लुएंटली एंड आई कैन स्पीक इट फ्लुएंटली, तो इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी ये लेक्चर देख रहा है उसको सबसे आसान भाषा में मैं ये समझा दूँ, इसीलिए मैं हिंदी का यूज करता हूँ थोड़ा ज्यादा, ठीक है। अच्छा, चलो तो हम अब बैक टू द टॉपिक। एस रिप्रेजेंट स्वेडबर्ग यूनिट, ये भी बता दिया आपको। और ये होता है कि देखो क्या होता है, जब ना आप इसको घुमाते हो ना, तब वो टेस्ट ट्यूब में ना कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं, घूमने के बाद कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ये देखो, ये पहले की कंडीशन, ये सब क्या थे, मिक्स थे, ये सब क्या थे, ये सब क्या थे, ऐसे ऐसे मिक्स थे, ठीक है। और इसमें ना मान लेते हैं यहाँ तक क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, ठीक है। देखो होगा क्या, आफ्टर सेडिमेंटेशन ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। तुम बोलोगे सर कैसे अलग हो जाएंगी? तो ये जो डिजोल्व था ये नीचे की तरफ तुमको दिखने लग जाएगा, ऐसा कि पूरा का पूरा एक जगह पे आ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, और जो वाटर है वो अभी भी वहीं रहेगा, ठीक है ना। आ गई बात समझ? चलो, तो क्या होता है जब अपन सेडिमेंट, तो जब अपन सेंट्रीफ्यूगल मशीन में ये हम रख के घुमाते हैं सेल को, तो जो राइबोसोम है ना वो क्या होते हैं, उन वो ना देखो ऐसे रहते हैं, दो यूनिट से मिलके बने रहते हैं, ठीक है। ऊपर वाली यूनिट, ये नीचे वाली यूनिट। तो जो 70S टाइप का राइबोसोम है उसकी दो सब यूनिट होती है, उसकी दो सब यूनिट होती हैं, ठीक है। और इन दोनों सब यूनिट को अलग करने के लिए कितनी बार घुमाओगे मशीन को, जितनी बार घुमाना पड़े ना मशीन को, जितने राउंड लगे वो है एस। आई बात समझ? जितने राउंड लग रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन के वो क्या कहलाता है, एस, या फिर स्वेडबर्ग यूनिट। और स्वेडबर्ग कौन थे? एक साइंटिस्ट थे। आ गई बात समझ? तो सबसे पहले तो हमने सेल को घुमा के देखा, तो जब सेल को घुमा के देखा तब हमको पता क्या लगा, जब हमको ये पता लगा, जब हमने सेल को घुमा के देखा, वो ये पता लगा कि बेसिकली जो राइबोसोम है वो कितनी बार घुमाने पर सेपरेट हो रहे थे, 70 टाइम्स। कितनी बार? 70 टाइम्स, समझ गए। और 80 टाइम्स हो रहे थे दूसरे वाले के। आप बोलोगे सर 70S 80S कहाँ कहाँ अलग अलग जगह मिलते हैं? तो हाँ, ये अलग अलग जगह मिलते हैं। 70S टाइप मिलता है प्रोकैरियोट में। किस में मिलता है बेटा? प्रोकैरियोट में, PRO, प्रोकैरियोट, ठीक है। चलो यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ मैं, PRO, प्रोकैरियोट्स में। 80S कहाँ देखने को मिलता है हमको? यूकैरियोट्स में, ठीक है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट मालूम है, बता चुका हूँ, है ना पहले ही। तो जब प्रोकैरियोटिक सेल को अपन ने वही कंडीशन में डाल के देखा, एक फ्लूइड में डाल के देखा, उसके बाद हमने सेडिमेंटेशन वाली मशीन में डाला, बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाला, तो राइबोसोम कितने राउंड बाद सेपरेट हो गए? 70S। आ गई बात समझ? और यूकैरियोटिक को रख के देखा तो 80 टाइम्स करना पड़ा। उसके बाद हम जो साइंटिस्ट लोग होते हैं थोड़े में तो सेटिस्फाई होते नहीं है, उनको ज्यादा चाहिए, दिल मांगे मोर। तो ना उन्होंने क्या करा, फिर 70S वाले राइबोसोम का जो पार्ट था उसको दूसरे फ्लूइड में लिया और वापस से घुमाना स्टार्ट कराया। जब घुमाना स्टार्ट कराया तो वो भी क्या हो गया, सेपरेट हो गया। वो दो यूनिट से मिलके बना था, ये थी उसकी एक यूनिट, ये थी उसकी दूसरी यूनिट। ये स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है, ठीक है। फिर क्या हुआ, 50 टाइम्स बाद घुमाया तो क्या हुआ, बड़ी वाली यूनिट सेपरेट हो गई। 50 टाइम्स घुमाने पर बड़ी वाली हो जाती है और 30 टाइम्स घुमाने पर छोटी वाली हो जाती है। आ गई बात समझ, है ना? चलो,
मेरे ख्याल से आ गई होगी। ये कंफ्यूज मत होना सर, 70s कैसे हो सकता है, 50 + 30 = 80 होता है, ये तो गलत है सर, है ना, बट ऐसा गलत नहीं है। बेसिकली ये सेपरेशन पे डिसाइड होता है कि कितनी, जो जितनी बार घूम रहा है उतने एस उसके लिए डिसाइड हो जाते हैं। देखो ऐसा ही जो 80s राइबोसोम होते हैं उसकी दो सब यूनिट होती है, 60s और 40s। तो 40s छोटी वाली सब यूनिट का नाम है, 60s बड़ी वाली सब यूनिट का नाम है। 40 टाइम्स घुमाओगे सेंट्रीफ्यूग मशीन में रख के तो छोटी वाली सेपरेट हो जाएगी, 60 टाइम्स घुमाओगे तो बड़ी वाली सेपरेट हो जाएगी। आ गई बात समझ? चलो मेरे ख्याल से आ गई होगी। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना, अपन ने राइबोसोम देखा, अब देखते हैं टाइप ऑफ राइबोसोम भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, दीज आर फाउंड बोथ इन बोथ टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। आ गई बात समझ? प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलते हैं हमको और यूकैरियोट में भी देखने मिलते हैं। 70s राइबोसोम किस में देखने मिलते हैं? प्रोकैरियोट में। 80s किस में देखने मिलते हैं? यूकैरियोट में। दीज आर प्रेजेंट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, ये काय में प्रेजेंट रहते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं, साथ में एसोसिएट भी हो सकते हैं किसी ऑर्गेनेली से। और बेसिकली किस में मिलते हैं हमको, कौन सी किस ऑर्गेनेली की सरफेस पर देखने मिलते हैं? ये RER में। साथ में ये जो फ्लूइड भरा रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में, मैट्रिक्स भरा रहता है। बेसिकली मैट्रिक्स यहाँ ना प्रोटीन प्लस वाटर और कुछ कंपोनेंट्स जब मिल जाते हैं तब वो मिलके एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भरा रहता है, उसके अंदर भी हमको क्या देखने मिलते हैं? राइबोसोम। और मजे की बात ये है, पूरे जो फ्री प्रेजेंट होंगे ना साइटोप्लाज्म में यूकैरियोटिक सेल में, वो होंगे 80s टाइप के, वो होंगे 80s टाइप के। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होंगे और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे? 70s टाइप के। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ है, तो ऐसा क्यों हुआ है ये जानने के लिए तुमको 11th में आना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तब तुम्हें वहां पे और डिटेल में बताया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताने से पहले मैं ये बता दूं, ये बहुत ही प्यारी सेल ऑर्गेनेली है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये ना हो तो एनर्जी प्रोडक्शन ना हो हमारी सेल के अंदर। चलो तो अब हम देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया टाइनी बॉडीज वेरिंग शेप्स। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के ना शेप अलग अलग हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल शेप का भी हो सकता है, रॉड शेप का भी हो सकता है, स्फेरिकल शेप का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मली हमको एनिमल सेल में देखने को मिलता है वो हमको सॉसेज शेप का देखने को मिलता है। सॉसेज कह लो या फिर सिलेंड्रिकल शेप का देखने को मिलता है। ठीक है, ये इनका जो साइज होता है वो कितना हो सकता है? 0.2 mm से 2 mm तक। ठीक है, अलग अलग सेल में अलग अलग साइज का होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है mm के लिए हम कौन सा सफिक्स यूज करते हैं? 10 टू द पावर, सॉरी प्रीफिक्स 10 टू द पावर -3, और मीटर लगा हुआ है तो आगे 10 टू द पावर -3 मीटर इसका साइज हो सकता है। चलो तो हम यहाँ ना जाते हुए अपन अंदर चलते हैं और आगे का पढ़ते हैं। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। देखो हर एक माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन। अब तुम, अच्छा मैंने ना, याद है आपको, मैंने बताया था जब सेल ऑर्गेनेलीज का इंट्रोडक्शन दिया था कि दो ऐसी सेल ऑर्गेनेली हैं जहां पर आपको हमेशा के दिखने वाला है डबल मेम्ब्रेन, सॉरी तीन का आता। कौन कौन सा का आता? एक माइटोकॉन्ड्रिया का आता, एक न्यूक्लियस का आता और एक क्लोरोप्लास्ट का आता। अब उसका रीजन भी बताते हैं। चलो इसका, क्योंकि ना इनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन तीनों के अंदर डीएनए कंटेंट प्रेजेंट होता है और नेचर जो है वो चाहती है कि डीएनए सुरक्षित रहे, क्योंकि यही आगे लेके जाने वाला है इंफॉर्मेशन को, हेरिडिटरी। ठीक है, बेसिकली जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स के, वो दूसरी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं और वो डीएनए से होते हैं। तो डीएनए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए नेचर चाहती है कि डीएनए कैसा रहे? सुरक्षित रहे। तो वो जहाँ जहाँ पर है डीएनए वहाँ वहाँ पर क्या करती है? मेम्ब्रेन बाउंड डबल मेम्ब्रेन सिस्टम लगाती है, डबल लॉक। ठीक है, अच्छा, आउटर मेम्ब्रेनस पोरस। आउटर मेम्ब्रेन की क्या खास बात होती है? कि वो पोरस होती है, उसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, इनर पोर, पोर बोले तो छेद। ठीक है, अच्छा, या अपर्चर भी बोल सकते हो। अच्छा, इनर मेम्ब्रेन हैज फोल्ड्स ड्यू टू दिस, बट आप लोग पोरस, पोर्स ही बोलना, अपर्चर सही वर्ड नहीं होगा यहाँ पर। inner membrane has folds due to their surface area several times more than that of the outer membrane। जो inner membrane रहती है ना उसके अंदर हमको ऐसे 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 folds देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर जो उसका सरफेस, जिसके कारण जो उसका सरफेस एरिया है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलो तुमको ऐसे बताता हूँ। ये ऐसे 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 हमको क्या देखने को मिलते हैं? इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड्स देखने को मिलते हैं। अभी आगे पिक्चर आएगी अच्छी सी,
है ना, और बाकी मेरा डायग्राम तो बेस्ट ही है मेरी राइटिंग की तरह, तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। अच्छा, इनर मेम्ब्रेन हैज फोल्ड्स ड्यू टू दिस देयर सरफेस एरिया सेवरल टाइम्स। क्या होता है, अंदर का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आउटर मेम्ब्रेन की अपेक्षा। अच्छा, ये देखो, ये हमारा बहुत ही सुंदर सा माइटोकॉन्ड्रिया। चलो अब इसको बनाना शुरू करते हैं। ये देखो सर, आउटलाइन कर दोगे बस और कहोगे बना दिया। हाँ तो बना दिया नहीं नहीं, ये बेसिकली मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लाइट दिख रहा होगा आपको, थोड़ा डार्क बनाने के लिए। देखो ये जो अंदर वाले फोल्ड्स दिख रहे हैं ना, यही हम इनर मेम्ब्रेन के लिए बोल रहे थे। ये जो फोल्ड्स हैं इनको भी नाम दिया गया है, उसका नाम क्या है, उनको हम बोलते क्या है, क्रिस्टी बोलते हैं। देखो सी, सृष्टि नहीं बेटा, क्रिस्टी ठीक है, नहीं तो याद आया, हाँ सर सृष्टि सर 9 थे, नहीं ठीक है, क्रिस्टी। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, मैं जो भी नाम लेता हूँ काल्पनिक होते हैं। अगर सच में कोई सृष्टि हो तुम, है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है वैसे, बट ये सब मैं काल्पनिक तौर पर बोलता हूँ, बस यूं ही, तो इसको सीरियसली मत लो। ये क्रिस्टी को सीरियसली लो, सृष्टि को सीरियसली मत लो, ठीक है, ये बोल रहा हूँ, क्रिस्टी। ठीक है, अच्छा, ये जो फोल्ड्स दिख रहे हैं ना, ये जिन्हें मैं बना रहा हूँ, सर आप नहीं बना रहे हो, हाँ मतलब ठीक है, जिन्हें मैं आउटलाइन दे रहा हूँ वो क्या कहलाते हैं, क्रिस्टी। क्या कहलाते हैं, क्रिस्टी। ये देखो, बड़ा ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद डायग्राम बना दिया सर आपने। लो देखो, ठीक है ना, लो ओके, ठीक है। और बताओ यार कैसे हो, अच्छे ही हो गए ना, लॉकडाउन के कारण थोड़े परेशान हो गए, पता है सब है, पर ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तुम अभी जो कर सकते हो बस उसी पे ध्यान दो, तुम पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है, तो वो कर लो यार। चलो, तो मैं ये बता रहा था, देखो हमने देख लिया, ये आउटर मेम्ब्रेन देख ली, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये भी भैया वही है, थोड़ा सा वो हो गया है, तुम जानते हो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ठीक है। अच्छा, आ गई बात समझ, ये आउटर मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फोल्ड्स प्रेजेंट हैं इन्हें हम क्या कह रहे हैं, क्रिस्टी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टी, ठीक है ना, क्रिस्टी बोलते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, आ गई बात समझ, मेरे ख्याल से आ गई होगी। अब देखो, अब दूसरा क्या होता है, ये जो क्रिस्टी है ना, इसके अंदर ना कुछ ऐसे पार्टिकल्स धसे हुए रहते हैं, ये ऐसे, ये दिख रहे होंगे आपको, ये ऐसे, ये गोल गोल दिख रहे हैं ना, ये ठीक है ना, ये ऐसे धसे हुए रहते हैं इस क्रिस्टी पर, पूरी क्रिस्टी पर ये ऐसे धसे हुए रहते हैं। अब तुम बोलोगे सर बस यहीं रहते हैं या नहीं रहते, तो रहते हैं बट हमने बनाए नहीं है, ठीक है, हमने बस इतनी जगह पे बनाए हैं ताकि हम अच्छे से इसको, क्योंकि हमको बाकी स्ट्रक्चर भी तो पढ़ने हैं ना यार, सिर्फ इतना ही पढ़ के थोड़ी ना, है ना, इसीलिए तो बाकी बाकी चीजों को समझने में दिक्कत ना हो, आसानी रहे, इसीलिए सिर्फ इतने एरिया में बना के दिखाया। तो समझ गए ये क्या रहते हैं, क्रिस्टी। अच्छा, फोल्ड्स क्रिस्टी रहते हैं, और ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, इनको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल। क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल्स, ठीक है, ये F1 पार्टिकल। चलो अब आगे पढ़ते हैं और फिर हम डायग्राम पे आएंगे थोड़ा सा रीड करने के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो पहुंच जाते हैं। आ गई ना बात समझ, पूरी बात समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से आपको। चलो, दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी, मैंने बता दिया, द क्रिस्टी आर स्टडेड और डॉटेड विद द स्मॉल राउंडेड बॉडीज कॉल्ड एज F1 पार्टिकल और ऑक्सीसोम। ठीक है ना, जो हमने ये पार्टिकल्स को देखे थे ना, ये अभी मैंने मतलब देखा था, ये जो मैंने अभी बनाए थे आपके सामने डॉट डॉट, जो कि अब मिट चुके हैं, ये जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे वैसे तो क्लियरली स्क्रीन पर, और ये जो गोल गोल से हैं, बस इन्हीं को अपन F1 पार्टिकल बोल रहे हैं। और F1 पार्टिकल का एक और नाम क्या होता है बेटा,
ऑक्सीसोम क्या होता है? ऑक्सीसोम। चालू, ठीक है। द इनर कैविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फिल्ड विद अ प्रोटीनेशियस जेल लाइक मैट्रिक्स व्हिच कंटेन्स फ्यू स्मॉल साइज राइबोसोम। क्या होता है? एक प्रोटीनेशियस जेल भरा होता है इस साइटो बेसिकली जो इनर कैविटी होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, उसके अंदर एक जेल लाइक मैट्रिक्स भरा होता है और उसके अंदर फ्रीली राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। चलो अब दिखा दें राइबोसोम। हाँ सर दिखा दो सर, ठीक है। चलो ये देखो, तुम्हें राइबोसोम पार्टिकल दिखाता हूँ। ये देखो, ये है राइबोसोम पार्टिकल, ये एक और पार्टिकल है ना। ये गलती से लाइन खींच गई, जुड़े नहीं रहते एक दूसरे से, तुम सोचो जुड़े रहते नहीं, ठीक है ना। ये देखो, ये है फ्री राइबोसोम। ये भी क्या है? ये भी फ्री राइबोसोम दिखा रहे हैं तुमको। आ गई बात समझ? मेरे ख्याल से आ गई होगी। तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया? देखो, आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है, इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स होते हैं जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे पार्टिकल धसे रहते हैं जिन्हें हम F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम बोलते हैं। साथ में ये जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है, ये इसके अंदर ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, ये पूरे में फ्लूइड भरा हुआ है। उसके अंदर हमको क्या देखने को मिलते हैं? राइबोसोम के पार्टिकल भी फ्रीली हमको देखने को मिलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम के पार्टिकल रहते हैं ना, वो पता है कौन से रहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यूकेरियोटिक पूरे सेल की बात नहीं कर रहा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रहता है? 70s टाइप के रहते हैं। 70s की 2 यूनिट होती हैं, सब यूनिट होती हैं, ये भी बता दिया आपको। फिर बहुत कुछ बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, A circular DNA molecule is also present in the matrix। साथ में ना मैंने तुम लोग को बताया था कि डबल मेम्ब्रेन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमको सर्कुलर बेसिकली डीएनए देखने को मिलता है। ये देखो, ये है डीएनए का मॉलिक्यूल, ये अलग से मैंने इसको मार्क कर दिया। ये देखो, ये है डीएनए। आ गई बात समझ, है ना? ये दिख रहा होगा। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखते हैं ये लोग? दीज आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। वही यार जो मैं इतनी देर से बता रहा हूँ, ये यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं हमको। ये एब्सेंट होते हैं बैक्टीरिया में, साथ में रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स में। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराना रहता है, तो उसके लिए काफी ज्यादा जगह चाहिए, तो नहीं रख सकते ये सब, इसीलिए, ठीक है। अच्छा, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर साइट्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, अब फंक्शन क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया? ये क्या कराते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है ना। अच्छा, अब बोलोगे कि सर रेस्पिरेशन कराने की जरूरत क्या है? तो बेसिकली हमको उससे एनर्जी मिलेगी। पढ़ते ना आगे पता लगेगा। दे यूज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन from the air to oxidize the carbohydrates and fats present in the cell to carbon dioxide and water vapor। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, नेमली कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट होता है वो, और जो फैट्स प्रेजेंट होते हैं, फैट के मॉलिक्यूल, वो उनका क्या करा दिया जाता है? ऑक्सीडेशन। और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ग्लूकोज। कौन सा है? ग्लूकोज। और उसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, ठीक है। अच्छा, और साथ में क्या होता है? इस प्रोसेस के दौरान हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी के फॉर्म में मिलती है। और मैंने बताया एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, केमिकल इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन क्या है? C6H12O6 + 6O2। मतलब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन लगेगी। उसके बाद क्या मिलेगा? इसका ब्रेकडाउन होगा तो क्या मिलेगा? 6CO2 के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, 6H2 मिल जाएगा, साथ में क्या मिलेगी? एटीपी। मेन एम क्या है हमारा? एटीपी, ठीक है। अच्छा, बट ये भी प्रोड्यूस होता है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर ऑफ द हाउस ऑफ द सेल। क्या होता है? एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, और हर एक एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए सेल के अंदर क्या लगने वाली? एनर्जी। इसीलिए, और इस एनर्जी को प्रोड्यूस कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी इज यूज्ड बाय द सेल टू कैरी आउट वेरियस प्रोसेसेस ऑफ द सेल। क्या होता है? एटीपी का यूज होता है सेल के अंदर ताकि बहुत सारी प्रोसेसेस हो सके। सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। कई सारी प्रोसेसेस नीचे दी हुई हैं, बेसिकली 2 दी हुई हैं, मुझे पता है ना, मैंने बनाया है। अच्छा देखो, सिंथेसिस। अच्छा, और मैं एक चीज और बताऊं, कि जो भी आप लोग पढ़ते हो ना, जो भी आप लोग मेरी स्लाइड्स में देखते हो, ये सब मैं खुद बनाता हूँ। और दूसरी बात ये कि ये सब मेरे इतने साल जो मैं पढ़ चुका हूँ और जो पढ़ा रहा हूँ, उन सब का एक्सपीरियंस है। तो जब आप इन स्लाइड्स को पढ़ते हो तो बहुत ध्यान से पढ़ा करो, जो मैं बताता हूँ उसको ध्यान से समझा करो, ठीक है ना, क्योंकि आप किसी का इतने टाइम का एक्सपीरियंस सुन रहे हो। चलो ठीक है, चलो बताता हूँ। सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स में यूज होता है, सच एज डीएनए रेप्लिकेशन। बेसिकली डीएनए का डुप्लीकेशन जब सेल डिवीजन के टाइम होता है, सेल डिवीजन भी पढ़ेंगे हम आगे लास्ट में, तब भी मैं आपको बताऊंगा।
ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए, बेसिकली जब आरएनए बनता है उसके टाइम पे भी यूज होता है, फिर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के टाइम पे भी यूज होता है एटीपी, और कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के टाइम पे भी। बेसिकली कुछ ना कुछ सेल को बनाना भी पड़ता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स अपने सिस्टम को सस्टेन करने के लिए, अपने सिस्टम को चलाने के लिए, लिविंग सिस्टम को चलाने के लिए, तो वो सारे इसमें यूज होता है। ठीक है, अच्छा, और जब मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को छोड़ दिया, कि मेरे ख्याल से कुछ नहीं छोड़ दिया, सही है, सब बता दिया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा है मैकेनिकल वर्क। ठीक है, अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में फॉर मूवमेंट, जब हम चलते हैं तो हमारी बॉडी की मसल्स काम करती हैं बहुत सारी, उसमें उनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी कौन हेल्प करता है? उनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी हमको क्या चाहिए रहती है? एटीपी। और अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा तो एटीपी नहीं रहेगी, तो सोचो कितना दिक्कत हो जाती, एनर्जी नहीं मिलती, इसीलिए बहुत जरूरी है। उसके बाद लोकोमोशन में, मतलब अब जैसे ना मूवमेंट क्या होता है पूरी की पूरी बॉडी का, यानी आप ए लोकेशन पे थे, आप बी पर पहुंच गए, आई बात समझ? ठीक है, ये क्या कहलाया? लोको मूवमेंट। बेसिकली आपकी लोकेशन चेंज हो गई। और सिर्फ मूवमेंट क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए अपने हाथ को आप उठा रहे हैं एक पोजीशन से दूसरी, आपकी लोकेशन तो नहीं बदल रही पर हाथ का मूवमेंट हो रहा है, वो समझ गए, ये डिफरेंस होता है। अच्छा, फिर है पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस क्या होता है सर? पैरालिसिस सुना है सर? पेरिस्टालिसिस नहीं सुना? तो मैं बताता हूँ, देखो पेरिस्टालिसिस क्या होता है, बेसिकली जब अपन फूड को निगलते हैं तो ये देखो, सर क्या बना रहे हो? सांप बना रहे हो क्या? नहीं यार, सांप नहीं बना रहा मैं ना, एक्चुअली फूड पाइप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, फूड पाइप। और देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है? माउथ है। बेसिकली यहाँ से जब तुम फूड को खाओगे ना, तब उस फूड का सीधे सीधे फूड आके ऐसे गिर नहीं जाएगा नीचे। क्या होगा? फूड को थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, हाँ। तो जो फूड का पार्टिकल है ना, ये बोलस कहलाता है वैसे तो। अच्छा सुनो, तो ना ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे करके कॉन्ट्रैक्ट हो होके, बेसिकली इससे चिपक के धीरे धीरे करके नीचे जाएगा। और अपने आप नीचे नहीं जाएगा, ये जो मसल्स हैं हमारे फूड पाइप की, ये इसको नीचे लेके जाएंगी और धीरे धीरे करके इसको स्टमक तक ले जाएंगी। आई बात समझ? तो ये मूवमेंट कहलाता है पेरिस्टालिटिक मूवमेंट, और ये भी किसकी मदद से होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, बेसिकली एटीपी की मदद से हो रहा होता है। ठीक है, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, बट करता धरता कौन? एटीपी बनाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और लाइट भी प्रोड्यूस होती है कुछ ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, कैसे होती है देख लो भैया। इलेक्ट्रिक ईल, आपने एक मछली का नाम सुना होगा, वो होती है ईल, और डिस्कवरी पे इसको कई बार देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो अभी गूगल कर लेना, वीडियो भी देख लेना, इसका आपको पता लग जाएगा, ये शॉक देती है। उसके बाद फायर फ्लाई, जुगनू, कभी निंजा हथौड़ी देखा होगा तो आपने वहां पे यूमिको के लिए कैनिची का भी पकड़ा था, पता नहीं, मैंने तो बचपन में देखा था। उसके बाद मैंने रियल में जुगनू हाँ एक दो बार देखा है कभी, और बाकी मूवीज में देखा है, और ऐसे ही कार्टून्स वगैरह में देखा है। बाकी पर जुगनू देखा होगा, उसकी जो टेल होती है ना, टेल, वो लाइट मारती रहती है। ठीक है, वो भी किसके कारण मारती रहती है? माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है और एटीपी से वो चमकता रहता है। आ गई बात समझ? चलो, एटीपी के कारण वो चमकता रहता है। सर इसने चाइना लाइट लगाई है, चाइना की बात मत करो, ठीक है, छोड़ो। अपन यहाँ आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर प्रोटीन, हेंस दे आर रिगार्डेड एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स। ठीक है, क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया ना बहुत सारा काम खुद कर सकता है, साथ में ना सेल्फ रेप्लिकेट भी हो जाता है। सेल्फ रेप्लिकेट का मतलब होता है जब माइटोकॉन्ड्रिया को लगता है कि अब वो बूढ़ा हो चुका है, बूढ़ा मतलब इन द सेंस अब काम करना बंद कर चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया के थोड़े ना बाल सफेद होंगे, दांत गिरेंगे, पोपला हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो बूढ़ा इन द सेंस की अब वो जितना फंक्शन परफॉर्म कर सकता, जितना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो सेल को उतना ज्यादा आउटपुट नहीं मिल रहा। ठीक है, बेसिकली अब वो ज्यादा फायदा नहीं दे पा रहा है सेल को, तो अब उसको खत्म हो जाना चाहिए और वापस से एक माइटोकॉन्ड्रिया नया का नया बना लेना चाहिए। इसीलिए भी हम इसको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली। आ गई बात समझ? ठीक है, क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं है ज्यादा, मतलब पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है सेल के न्यूक्लियस पे, ठीक, अपने डिवीजन के लिए, इसलिए भी, और ये अपना प्रोटीन वगैरह भी बना लेता है। अच्छा, कुछ टाइप का। अच्छा, अब आते हैं प्लास्टिड के ऊपर। ठीक है, अब ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। दीज आर सीन इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल, ये मेनली किसके अंदर मिलते हैं? प्लांट सेल में मिलते हैं। ये एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में। ठीक है, लाइट माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स हैव देयर ओन जीनोम, प्लास्टिड्स के अंदर भी क्या रहता है उनका
खुद का जीनोम। देखो जैसे अपन ने अभी देखा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमको क्या देखने को मिला था, डीएस डीएनए, डीएस सर्कुलर डीएनए। देखो मैं ढूंढ के बताता हूँ, हाँ ये रहा। ठीक है जी, चलो जी ये देखो वापस से मार्क कर देता हूँ एक बार। ये देखो दिखा ये लिखा है ऐसे ही किसके अंदर, ऐसे ही प्लास्टिड्स के अंदर भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, आ गई बात समझ, मेरे ख्याल से आ गई होगी। चलो बढ़ जाते हैं आगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बार बार बोलता हूँ क्योंकि यार मैं देखो मैं ये समझता हूँ कि जिसके पास डाउट है ना, इसका मतलब सच में पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, ठीक है अब नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा। हो सकता है कि वो पूछ ना रहा हो, या हो सकता है कि उसको जल्दी समझ में आ जाता है, चीजें समझ में आ जाती है, तो अच्छी बात है। जिसको नहीं आती वो पूछ सकता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा ये बता दिया। अब प्लास्टिड जो रहते हैं ना वो तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, ठीक है, लेकिन ये ग्रीन कलर के नहीं होते। बाकी सारे कलर के आपको मिलेंगे क्रोमोप्लास्ट, अलग अलग कलर के, नाना कलर के मिलेंगे, लेकिन किस कलर के नहीं मिलेंगे, ग्रीन कलर के। ठीक है, अच्छा क्लोरोप्लास्ट भी एक टाइप का प्लास्टिड है, लेकिन इसकी खास बात क्या है, ये सिर्फ ग्रीन कलर का मिलता है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट पे। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता है। कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, कलरलेस। ठीक है, तो अब तीन तरह के प्लास्टिड होते हैं। चलो अब इनको हम एक एक करके देखते हैं। अच्छा चलो जी देखते हैं। अब आया क्रोमोप्लास्ट। दीज आर कलर्ड प्लास्टिड एसोसिएटेड विद पिगमेंट सिंथेसिस एंड स्टोरेज एक्सेप्ट क्लोरोफिल। बेसिकली ना ये पिगमेंट सिंथेसिस और स्टोरेज, यानी कोई ना कोई कलर का पिगमेंट बनेगा और उनकी स्टोरेज भी करेगा, लेकिन इसमें क्या नहीं मिलेगा, बस क्लोरोफिल। बाकी सारे पिगमेंट मिलेंगे अलग अलग। जैसे कि एंथोसाइनिन होता है। आप बोलोगे सर ये क्या बल है, इसकी ये क्या है, ये एक पिगमेंट होता है जो कि फ्लावर की लीव्स को कलर देता है। कौन सा बोला मैंने, एंथोसाइनिन। ठीक है, चलो अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। दीज आर रीजन वाई फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अपेयर टू बी कलर्ड। जो फ्रूट्स और फ्लावर हमको कलरफुल दिखते हैं ना, वो क्यों दिखते हैं, क्रोमोप्लास्ट के कारण। क्रोमा का मतलब ही क्या होता है, कलर होता है। दे आर इरेगुलर इन शेप, और इनका कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता। दे डू नॉट गेट चेंज इनटू अदर टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। साथ में ये दूसरे टाइप के प्लास्टिक में नहीं बदलते। अब बोलोगे सर ये क्या होता है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट है, जब आपने अच्छा ग्रीन कलर का आम देखा है, ग्रीन कलर की आम देखा जिसका अचार डलता है, कैरी बोलते हैं जिसको। ठीक है, जब वो पक जाता है, नॉर्मल आम, अरे कोई कच्चा आम हो तो वो किस कलर का दिखता है, कोई कच्चा फल हो वो हरा दिखता है, लेकिन जब वो पक जाता है तब वो अपने ओरिजिनल कलर, जैसे बनाना है तो वो ग्रीन से किस कलर में आ जाता है, सॉरी येलो कलर में आ जाता है। हाँ ठीक है ना, और जो हमारा आम है वो किस कलर में आ जाता है, ग्रीन से कौन सा कलर में आया था, येलो कलर में आ जाता है ना, मैंगो कलर भी तो येलो था। तो बेसिकली जब वो ग्रीन था तब कौन सा प्लास्टिक था, क्लोरोप्लास्ट था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे वो राइप होता गया, पकता गया, वैसे वैसे क्या हो गया, वो बदल गया कलर उसका। ठीक है ना, क्या बन गया, क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट बन गया। लेकिन क्रोमोप्लास्ट नहीं बदलता किसी में भी, ये बात याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट क्या रहते हैं, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। ये क्या करते हैं, फूड स्टोरेज करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फूड दे स्टोर, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। देखो ऑन द बेस, जिस जिस तरह का फूड स्टोर करते हैं उसके बेस पे इनको तीन टाइप पे बांटा गया। ये क्या है, अमाइलोप्लास्ट। पहला होता है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलो वर्ड का मतलब ही क्या होता है, स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट, और मेनली क्या बोल रहे हैं हम, स्टार्च। हेंस दे स्टोर स्टार्च एज द फूड मटेरियल। तो इसमें क्या मिलेगा हमको, इस प्लास्टिड में क्या मिलेगा, स्टार्च मिलेगा फूड मटेरियल के तौर पे। इसके बाद दूसरा क्या है, एलाइलोप्लास्ट। ठीक है, एलाइलो का मतलब ही क्या होता है, अलाइलो। ठीक है, सरकाइलो नहीं बेटा, नहीं तो तुम गाना गाने लगो सरकाइलो घटिया। चलो नॉट दैट, बट एलाइलोप्लास्ट। ठीक है, तो बेसिकली एलाइलो रिफर्स टू लिपिड्स, बेसिकली फैट्स। हैंस दे स्टोर फैट एज फूड मटेरियल इन देम। ठीक है, एलाइलोप्लास्ट जो रहते हैं ना, वो क्या होते हैं, लिपिड। एलाइलो का मतलब ही लिपिड होता है, तो ये लिपिड्स को स्टोर करते हैं एज देयर स्टोरेज फूड मटेरियल। इसके बाद आता है एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरो का मतलब क्या होता है, प्रोटीन। ठीक है, अच्छा प्रोटीन, तो ये क्या स्टोर करेंगे, प्रोटीन एज द फूड मटेरियल। तो समझ गए तीन तरीके के होते हैं, अमाइलो, एलायो और फिर एल्यूरो। अमाइलो का मतलब बता दिए स्टार्च, क्या और प्लास्ट मतलब प्लास्टिड है, तो ये क्या रखने वाला है अपने पास, स्टार्च एज द फूड मटेरियल। एलाइलो के लिए भी बता दिया, एलायो के लिए बता दिया। एलायो क्या है कि वो फैट को स्टोर करेगा, एल्यूरो के भी बता दिया कि प्रोटीन को स्टोर करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, अब बात करते हैं हम सबके पापा जी क्लोरोप्लास्ट की। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि सबके पापा जी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका रीजन क्या है, ये ना फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प करता है, और ये कहाँ मिलता है हमको, ग्रीन एल्गे में देखने को मिलता है और हायर प्लांट में। ईच क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन एनवेलप। हर एक क्लोरोप्लास्ट के पास डबल मेम्ब्रेन एनवेलप भी होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, जीनोम प्रेजेंट है। दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और इनके अंदर क्या रहता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसका नाम क्या है हमारा, क्लोरोफिल। अच्छा, देयर मेन, आपको पता है जो क्लोरोफिल रहता है ना, उसमें कौन सा हमको मेटल देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है मैग्नीशियम। कोई पूछ सकता है आपसे, मैग्नीशियम क्या मिलेगा क्लोरोफिल के अंदर, क्या देखने को मिलता है हमको, मैग्नीशियम। जैसे ब्लड के लिए हम बोलते हैं ना आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। ठीक है, फी। अच्छा, Fe, ठीक है ना। हमारे ब्लड के अंदर, हमारा ब्लड क्यों रेड दिखता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन में क्या रहता है, आयरन। ठीक है, जो लीफ रहती है वो क्यों हरी दिखती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल रहता है। ठीक है, और उसमें क्या रहता है क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम। आ गई बात समझ, चलो बस ये बताना था। चलो, देयर मेन फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोफिल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भैया की पत्तियां अपना खाना बनाती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं। और वो क्यों होता है, क्योंकि पत्तियों की सेल्स में क्या प्रेजेंट है बेटा, क्लोरोप्लास्ट नाम की सेल ऑर्गेनेली। और उस क्लोरोप्लास्ट की सेल ऑर्गेनेली में क्या है, नाम की सेल ऑर्गेनेली में क्या है, क्लोरोफिल। अच्छा, अब बहुत बेसिक सी बात लिखी जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बट मैंने सोचा चलो बता देता हूँ। फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपरेशन। तो बेसिकली लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड सिंथेसाइज करना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटो सिंथेसिस। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, अब केमिकल रिएक्शन क्या इन्वॉल्व होती है फोटोसिंथेसिस में, बता देता हूँ। देखो, केमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में 6CO2 प्लस 6H2 अगर C6H12O6 6O2। बेसिकली CO2 और H2O कंबाइन होते हैं, क्या मिलती है हमको, ग्लूकोज, और फिर हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलता है। अच्छा, अब देखो प्रकृति का खेल देखो। आप लोगों ने एक लॉ के बारे में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पता है क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी आप मास को क्रिएट नहीं कर सकते, मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी इन शॉर्ट, अर्थ पर जितना भी मास है, जितना भी मटेरियल है, वो उतना ही रहेगा, कम ज्यादा नहीं होगा। चलो, तो मैं तुमको एक बात बताता हूँ। अच्छा, ये कोई भाई साहब खुल गए थे, बंद कर दिया। चलो, अच्छा एक बात बताता हूँ। देखो, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने एक बहुत ही प्यारी सी सेल ऑर्गेनेली पढ़ी, जिसका नाम क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रहा था, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा था, क्या दे रहा था, 6CO2 प्लस H2O, साथ में हमको एनर्जी दे रहा था। अच्छा, अब हम बात करें फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन की जरा। ठीक है, कौन कर रहा था, वो क्लोरोप्लास्ट कर रहा था। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है, देखो हो क्या रहा है, प्रकृति का खेल देखो। 6CO2 6H2O क्या बना रहे, ग्लूकोज। तो हम जहां से चले थे, और ऑक्सीजन मिल रहा है हमको, ठीक है ना, फिर हम जहां से चले थे मतलब वहीं पहुंच गए ना। पहले हमने ग्लूकोज बनाया था CO2 और H2O से, और क्या मिला था हमको, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिला था। बाद में हमने ग्लूकोज और O2 की रिएक्शन करा दी, मतलब हमारे सेल के अंदर हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो गई, फिर हमें क्या मिल गया, CO2 और H2। अब बोलोगे सर वहां पे तो एनर्जी भी मिल रही है, तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो बेटा ये जो रिएक्शन लिखी है कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे ना एक चीज मिसिंग है। वो क्या मिसिंग है, एक तो यहाँ ऊपर क्लोरोफिल आना चाहिए एरो के, ठीक है, और दूसरा क्या आना चाहिए, सनलाइट आना चाहिए नीचे। ठीक है, मतलब एरो के ऊपर क्लोरोफिल और सनलाइट आना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी। तो बेसिकली रिएक्शन के दौरान ये जो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे ना, तो उनको प्रोवाइड, तो एनर्जी कौन प्रोवाइड कराने वाला है यहाँ पर, सनलाइट। तो जब ये जुड़ेंगे तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी, ग्लूकोज में बंद हो जाएगी। ठीक है, फिर जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। आ गई बात समझ, मेरे ख्याल से आ गई होगी। चलो अब अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट हमने देख लिया, फोटोसिंथेसिस करता है ये रिएक्शन। अच्छा, अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ बातें देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट। बेसिकली रसोई, जहां खाना मिलता है, बनता है, वहां पर
वो ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट भाई, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से फूड बना रहा है। इन द इनर मेम्ब्रेन टू रीजन्स आर प्रेजेंट बेसिकली आर सीन। कौन कौन सा, एक होता है ग्रेना, दूसरा होता है स्ट्रोमा। अब हम इन दोनों को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, कि ग्रेना और स्ट्रोमा क्या होता है। अच्छा, बहुत ही सुंदर सा चित्र आया, अच्छा आपके सामने, जो आपके सामने के सामने सर ड्रॉ कर देंगे, सर ड्रॉ कर देंगे नहीं, बस आउटलाइन बना देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलो जी बना देते हैं, ये देखो ये मैंने आउटलाइन बना दी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ये देखो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, और ये जो है ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये वाली, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन है। आई एम लिख देता हूँ, यहाँ पे ओ एम लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखो स्ट्रोमा क्या होता है और हमारा दूसरा ग्रेना क्या होता है। क्या होता है ग्रेना ना, कुछ चीजों से मिलके बनता है। वो चीजें क्या होती हैं बेसिकली, ये जो आपको ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ना, ये मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। ऐसे एक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थैलेकॉइड। क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड। क्या बोलते हैं, मेरे साथ बोलो, चलो क्या बोला मैंने? थैलेकॉइड। जब कई सारे थैलेकॉइड ऐसे अरेंज हो जाते हैं ना कॉइन के पैटर्न में, ये समझो कई सारे किस्से नहीं है, सॉरी सिक्के हैं, ठीक है। ऐसे जब एक सिक्कों की ढेरी कैसी रहती है, ऐसी रहती है ना, हाँ सर देखा है बचपन में सिक्कों की ढेरी, चलो ठीक है देखी होगी। अच्छा मेरी बात सुन, नहीं तो जवानी में देखी, कभी तो देखी होगी यार सिक्कों की ढेरी। तो वैसे ही ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे हमको अरेंज दिखते हैं। जब कई सारे थैलेकॉइड एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाते हैं, तो वो जिस स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ये जो स्ट्रक्चर हमको दिखता है, ये जो स्ट्रक्चर, ये जो पूरा बना हुआ दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रेना। क्या बोलते हैं? GRANA, ग्रेना, समझ गए। और जो बाकी बचा हुआ स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर जो इसके आजू बाजू जो दिख रहा है तुमको पूरा भरा हुआ, वो क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए हो कि स्ट्रोमा और ग्रेना क्या होता है। अब इस थैलेकॉइड में पता है क्या भरा रहता है? देखो ग्रीन कलर का दिख रहा है थैलेकॉइड, बाकी स्ट्रोमा नहीं दिख रहा तुम्हें ग्रीन कलर का। तो थैलेकॉइड ग्रीन कलर का है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि थैलेकॉइड के अंदर क्या भरा हुआ है भाई साहब? क्लोरोफिल। आ गई बात समझ? चलो मुझे लगता है आ गई होगी, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा देखो ग्रेना, ग्रेना आर द स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड, यहाँ पे फ्लैटेंड लिख दिया मैंने, मोटा लिख दिया, चलो इसको फ्लैटेंड कर देता हूँ, FLA कर देता हूँ, ठीक है। लो अब भी एल कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, फ्लैटेंड है बट तुम ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, फ्लैटेंड डिस्कॉइड सैक कॉल्ड थैलाकॉइड्स, वही मैंने आपको अभी पीछे बना के दिखाया, कोई डाउट तो होगा नहीं आपको इसमें, है ना। चलो अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैंने बताया, उसके बाद क्या बताया? इन दिस थैलेकॉइड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट। थैलेकॉइड में क्या भरा रहता है? क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स। उसके बाद यही मेन फंक्शनल यूनिट है। अब भाई क्लोरोफिल ही तो मेन वो पिगमेंट है जो कि क्या करने वाला है? सन एनर्जी को, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो जो मेन चीज को, सोर्स ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, वही तो मेन फंक्शनल यूनिट होगा ना। तो वही मेन फंक्शनल यूनिट है, क्या है? क्लोरोप्लास्ट की मेन फंक्शनल यूनिट क्या है? ग्रेना। और ग्रेना मैंने बता दिया, ग्रेना क्या होता है? जब कई सारे थैलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेना। उसके बाद इनमें क्या भरा रहता है? क्लोरोफिल भरा रहता है, और यही मेन पार्ट प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस में। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं, प्रे नहीं प्ले। अच्छा अब है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इट इज द होमोजेनियस मैट्रिक्स इन विच ग्रेन आर एम्बेडेड। देखो दिख रहा है, साफ साफ इमेज में दिख रहा है, इसलिए मैंने पहले डायग्राम लिया ताकि हमको साफ साफ सब कुछ दिख जाए। ये देखो आपको ये ग्रेना दिख रहा होगा, ये ग्रेना दिख रहा है पूरा का पूरा, मतलब समझ जाओ ये ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छा ये काय में धसा हुआ दिख रहा है? ये आपको धसा हुआ दिख रहा है स्ट्रोमा में, STROMA। आ गई बात समझ? ठीक है। हाँ सर आपकी अवार्ड विनिंग राइटिंग को देख के दिल खुश हो जाता, बात भी समझ में आ जाती। हाँ मुझे पता है, इसलिए बार बार लिखता रहता हूँ, ठीक है। चलो अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, आ गई ना बात समझ? चलो स्ट्रोमा के बारे में भी समझ गए। अच्छा अब स्ट्रोमा के बारे में देखें क्या? हाँ 2 पॉइंट देखे थे। अच्छा उसके बाद क्या होता है ना, जो ग्रेना और स्ट्रोमा है ना, वो एक दूसरे से कनेक्टेड भी दिखते हैं हमको, एक दूसरे से कनेक्टेड भी दिखते हैं एक थिन लेयर से, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं, ठीक है। चलो एक दिखा देते हैं भाई साहब। अब ये देखो यहाँ पर इन्होंने बताया है स्ट्रोमा लैमेली को, बेसिकली ये देखो ये ये एक दूसरे से जो कनेक्टेड है ना, ये कनेक्शन जो है
ये देखो ये जो कनेक्शन जो है ये क्या कहला रहा है, स्ट्रोमा लैमेली। ये यहाँ पे भी कनेक्शन प्रेजेंट होगा, ये इन दोनों के बीच जो कनेक्शन प्रेजेंट होगा ये क्या कहलाता है, स्ट्रोमा लैमेली। बेसिकली वो थिन मेम्ब्रेन या थिन लेयर जिसके कारण ये दो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। आ गई बात समझ, मेरे ख्याल से आ गई स्टोमा से, ठीक है, कनेक्टेड रहते हैं वो कहलाता है स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है ना। जिससे ग्रेना और स्टोमा कनेक्टेड रहते हैं। हाँ क्या बोला मैंने कुछ, हाँ नहीं सही बोला। देखो जिससे ग्रेना और स्ट्रोमा कनेक्टेड है वो क्या कहलाता है, स्ट्रोमा लैमेली। मेरे ख्याल से आपको अब आ गया होगा समझ। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं, आ गया। इसके बाद क्या होता है, स्ट्रोमा के अंदर ना फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में हेल्प करने वाले। साथ में कुछ स्टार्च के ग्रेनुअल्स प्रेजेंट रहते हैं। बोलोगे सर स्टार्च ग्रेनुअल क्यों? तो बेसिकली बेटा फोटोसिंथेसिस करने के लिए तो एटीपी की जरूरत पड़ती है ना, तो बेसिकली ये बर्न करेंगे, अपन स्टार्च को यूज करेंगे ताकि क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। उसके बाद प्रोसेस चलेगी, क्योंकि हर एक प्रोसेस को करवाने के लिए क्या लगती है, थोड़ी सी थोड़ी एनर्जी लगती है, ठीक है। अच्छा साथ में डीएनए भी प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम भी प्रेजेंट रहता है, बता चुका हूं मैं ये आपको, ठीक है। नहीं बताया, चलो दिखा देता हूँ। तो डीएनए वाली बात नहीं बताई थी क्या? तो डीएनए भी इसमें पता है प्रेजेंट रहता है, डीएनए के मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, सर्कुलर डीएनए, जैसे कि वहां देखा था ना आपने, दिखाया था, मतलब मैंने आपको कहाँ दिखाया था बताओ? इसके पहले क्या पढ़ा था? इसके पहले अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, उसमें जैसा प्रेजेंट रहता है वैसे यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। स्टोमा में बता रहे थे, अब ठीक है। इसके बाद ना क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस होती है ना उसमें पता है दो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द लाइट, बेसिकली ये लाइट पे डिपेंडेंट होती है, बिना लाइट के ये हो नहीं सकती, इसलिए क्या कहलाती है, लाइट रिएक्शन। अच्छा बताओ ये होगी कहाँ पे? तो सिंपल सी बात है सर, हमने पढ़ा था थाइलाकॉइड अरेंज रहते हैं, थाइलाकॉइड जब अरेंज हो जाते हैं सैक के फॉर्म में, ऐसे डिस्कॉइड सैक के फॉर्म में, तब बनाते हैं क्या, ग्रेना बनाते हैं। और सर ये ग्रीन कलर के रहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्लोरोफिल भरा रहता है। सर क्लोरोफिल मतलब सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए हेल्प होता है, तो ये होगा कहाँ, ग्रेना में। जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है वहीं पे तो होगा। आ गई बात समझ, मेरे ख्याल से आ गई होगी। साथ में जो इसके प्रोडक्ट्स रहते हैं ना वो कहाँ यूज होते हैं, डार्क रिएक्शन में। बेसिकली दो स्टेप में होती है रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस जो है वो दो में होती है, एक लाइट रिएक्शन एक डार्क रिएक्शन। लाइट में जो प्रोडक्ट बनता है वो कहाँ यूज हो जाता है, हमारी डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड होती है किस पे बेटा, लाइट पर। आ गई बात समझ, मेरे ख्याल से आ गई होगी, ठीक है। दिस रिएक्शन अकर इन ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ग्रेना में होती है डार्क रिएक्शन। द डार्क रिएक्शन इज द एक्चुअल फेज वेयर फूड इज सिंथेसाइज्ड। डार्क रिएक्शन वो मेन प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फूड बनता है। एंड इट यूजेस द एनर्जी जनरेटेड बाय लाइट रिएक्शन, और बेसिकली इसमें एनर्जी का यूज होता है जो कि लाइट रिएक्शन में बनती है। दिस अकर इन स्ट्रोमा। अब बेसिकली यहाँ तो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट था नहीं, तो यहाँ पे हो नहीं सकती लाइट रिएक्शन, तो बेसिकली इसलिए डार्क रिएक्शन होती है किसके अंदर, स्ट्रोमा में। चलो आ गया समझ। अब बोलोगे सर आ गया समझ, और दूसरी बात तुम लोग ये बोलोगे सर हमारी बुक में तो थोड़ा थोड़ा सा दिया, आप इतना सारा सारा बता रहे हो। तो बेसिकली बेटा क्या है ना, बुक में जो लिखा हुआ है उसको समझने के लिए तुम्हें ये सारा जानना जरूरी है, ठीक है। और तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए कि बुक का कोर्स खत्म करने पे नहीं। तुम्हारा मेन फोकस ये इस पे नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे, तुम्हारा मेन फोकस इस पे नहीं होना चाहिए कि तुम्हें कितने लोग शाबाशी दे रहे हैं कि वाह भैया क्या 90% लाए हो। तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए कुछ सीखने पे, कि तुमने जो पढ़ा तुम समझे क्या, तुम उससे सीखे क्या, ठीक है। और अगर तुम्हें सीखना है तो तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और ये पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, हमेशा काम आती है, ये बात याद रखना, ठीक है। चलो तो टू बी कंटिन्यूड, टिल देन कीप लर्निंग, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा सीखते रहो, ठीक है। तो बस इतना ही था आज के लेक्चर में। होप तुम लोगों को सब कुछ समझ में आया हो। किसी को कोई भी डाउट हो तो डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखो, प्यार करो उनसे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।